इसी बाबत चर्चा करने के लिए हमारे खास मेहमान हमारे साथ हैं। आपको बता दें कि मनोज उपाध्याय हमारे साथ हैं, बीजेपी के प्रवक्ता, और उसके साथ ही रोहित अग्रवाल हैं, रालोद प्रवक्ता, निरंजन पोद्दार है, राजनीतिक विश्लेषक। सभी हमारे साथ हैं। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी लोगों का। निरंजन पोद्दार जी हमारे साथ हैं, राजनीतिक विश्लेषक हमारे साथ जुड़े हुए। निरंजन जी, देखिए अभी तक तो चीजें साफ नहीं हुई, ना इधर से और ना उधर से, ना आरएलडी की तरफ से और ना ही समाजवादी पार्टी की तरफ से, लेकिन जो थोड़ी बहुत गुंजाइश थी वो आपको लगता है कि राज्यसभा के अंदर यहां पर मल्लिकार्जुन खड़गे का जो बयान था उसने ताबूत में आखिरी कील ठोक दी। देखिए प्रियंका जी, हमारे यहाँ एक देसी कहावत है, कल वो ही कहावत लागू हुई संसद के अंदर। हाँ। और कहावत क्या है? कहावत ये है कि बहन जाऊं जाऊं कर रही थी और बीरा लेने आ गया। यानी कि सीधी सी बात है, जिस तरीके से जयंत चौधरी जी और भारतीय जनता पार्टी के बीच में आपस में एक समझ लीजिए चर्चा चल रही थी, और कहीं ना कहीं वो चर्चा लगभग समझ लीजिए फाइनल भी हो गई। एक निर्णय हो गया कि अब आरएलडी भारतीय जनता पार्टी के साथ गठबंधन करके 2024 के चुनाव में जाएगी, और कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश की सरकार के अंदर भी आरएलडी की भागीदारी होगी। और अब आगे से राजनीतिक रूप से आरएलडी का भारतीय राजनीति के अंदर भारतीय जनता पार्टी के साथ सहयोग करके और राजनीति करेगी। तो ये जो चीजें हैं, ये लगभग समझ लीजिए इन चीजों के अंदर लगभग सारी चीजें जब फाइनल हो गई, तो जब अपोजिशन को लगा, और विशेषकर कांग्रेस की स्थिति इस टाइम ये है प्रियंका जी कि कांग्रेस इस टाइम अपने हाथ से सारी चीजों को फिसलते हुए देख रही है। क्योंकि कांग्रेस ने जिस तरीके से बहुत बड़ी उम्मीद के साथ एक गठबंधन बनाया था 28 दलों का, और ये कहा था कि ये इंडिया गठबंधन है, और उस टाइम कांग्रेस बहुत ज्यादा इस चीज को लेकर के आसान भी थी कि कहीं ना कहीं अब हम भारतीय जनता पार्टी को चुनौती दे सकते हैं। और पता नहीं उनको तो उससे भी ज्यादा उम्मीद थी। हालांकि आप लोगों की टीवी चैनल्स के ऊपर जब डिबेट्स के अंदर हम लोग आते थे, तो मैं उस टाइम भी ये बात कहता था, और अपोजिशन के तमाम जो प्रवक्ता होते थे वो पता नहीं क्यों ऐसी बात समझते थे कि भाई हम उनका विरोध कर रहे हैं। लेकिन मैं उस टाइम ये बात कहता था कि राजनीति के अंदर ना कोई स्थायी दुश्मन है, ना कोई स्थायी दोस्त है, और हर एक राजनीतिक पार्टी अपने नफा नुकसान का गुणा भाग लगा करके आगे राजनीति करती है। और मैंने उस समय भी शायद आपके चैनल के ऊपर ये कहा था कि उनका चुनाव आते आते इस इंडिया गठबंधन का आप स्वयं हश्र देख लेंगे। उसका कारण ये है प्रियंका जी कि आज भी देखिए, कोई चाहे किसी भी विचारधारा की बात करे, चाहे कोई कुछ भी बात करे, लेकिन वास्तविकता ये है कि राजनीति के अंदर विचारधारा का कॉकटेल किसी को अभी तक समझ ही नहीं आ रहा। मैं ये बात क्यों कह रहा हूँ? मैं ये बात इसलिए कह रहा हूं कि जब से हमें समझ पड़ी है, मैं सन 1970-75 की राजनीति के बाद की बात कर रहा हूं, जब से हमें समझ आई है कि कहीं ना कहीं तमाम जो अपने आप को समाजवादी पार्टी कहने वाली पार्टियां हैं, चाहे वो समाजवादी पार्टी हो, चाहे आरजेडी हो, चाहे नीतीश कुमार की पार्टी हो, जितनी भी समाजवादी पार्टी कहने वाली पार्टियां हैं, ये सारी की सारी लोहिया जी और जयप्रकाश जी की अपने आप को वंशज बता देते हैं, बताते हैं कि भाई हम उनके सिद्धांतों पे चल रहे हैं, हम उनकी अलग लेकर के आगे चला रहे हैं। लेकिन ये मेरे को आज तक समझ में नहीं आई कि जेपी और लोहिया जी किसका विरोध करते करते उनका संपूर्ण जीवन बीत गया। उनका संपूर्ण जीवन कांग्रेस की विचारधारा का विरोध करते करते उनका संपूर्ण जीवन बीत गया। चाहे कर्पूरी ठाकुर जी की बात करूं, चाहे जयप्रकाश नारायण जी की बात करूं, चाहे लोहिया जी की बात करूं, चाहे जनेश्वर मिश्र जी की बात करूं, ये सब के सारे नेता कहीं ना कहीं कांग्रेस की विचारधारा से लड़ते लड़ते अपना जीवन व्यतीत कर दिया। आज वही समाजवादी सारे के सारे कांग्रेस के साथ बैठ करके गलबैया कर रहे हैं, उनके साथ राजनीति कर रहे हैं। तो मुझे एक बात बताइए, विचारधारा का इशू रह कहां गया? दूसरी तरफ अगर हम बात करें तो आपको एक चीज और बताऊं कि जो सेकुलरिज्म का झंडा उठा करके चलते हैं और सेकुलरिज्म का झंडा बरदार है, मैं गारंटी के साथ आपको बता रहा हूं प्रियंका जी कि एक कांग्रेस को छोड़ करके आप ये बताइए कौन सी पार्टी हिंदुस्तान के अंदर ऐसी है, क्षेत्रीय पार्टियों की भी बात कर रहा हूं, राष्ट्रीय पार्टियों की भी बात कर रहा हूं, कि जो प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष से कभी भी भारतीय जनता पार्टी के साथ ना मिली हो, यानी कि किसी भी कालखंड में भारतीय जनता पार्टी के साथ प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से उसका समझौता या उनका राजनीतिक अलायंस नहीं रहा हो, ऐसी कौन सी पार्टी है कांग्रेस को छोड़ करके? मुझे तो एक भी पार्टी नहीं लगती। लेकिन समस्या क्या है कि जब आज के परिदृश्य में अगर इस गठबंधन को
नीतीश कुमार जी इंडिया गठबंधन को अगर छोड़ करके एनडीए की तरफ जाते हैं तो वो पलटूराम हो गए। लेकिन 2020 के चुनावों के अंदर भारतीय जनता पार्टी के साथ मिलकर के चुनाव लड़ते हैं और सरकार बनाते हैं। उनकी जनता से इस बात को लेकर के मैंडेट लेते हैं कि हम और भारतीय जनता पार्टी साथ में राजनीति करेंगे। तो इस बात के मैंडेट लेकर के 2022 में अगर वो जनता के मैंडेट से विपरीत जाकर के अगर इंडिया गठबंधन में मिल जाते हैं, आरजेडी के साथ मिल जाते हैं, तब तो वो लोकतांत्रिक मूल्यों का वो झंडा बिल्कुल भाई। ओपी राजभर की भाषा कि अगर हम आप करें तो सब ठीक और हम करें, हालांकि उनके शब्द दूसरे थे। निरंजन पोद्दार जी, आपको ऐसा तो नहीं लग रहा है इस वक्त जो स्थितियां बनी हुई है कि समाजवादी पार्टी को दोहरी लड़ाई लड़नी पड़ रही है? एक तो बीजेपी तो है यहाँ पर प्रमुख दल पे, जिससे उसको 80 लोकसभा सीटों पर फाइट करनी है। दूसरी तरफ यहाँ पर कांग्रेस से भी एक लड़ाई है। देखिए, अब एक बड़ी अजीब सी बात यह है कि कांग्रेस कहीं ऐसा तो नहीं है कि इस बयानबाजी के जरिए समाजवादी पार्टी को ही कमजोर करने की कोशिश कर रही है ताकि हम ज्यादा बड़ी भूमिका में आ सके। पश्चिमी उत्तर प्रदेश की अगर बात की जाए तो पश्चिमी उत्तर प्रदेश में आरएलडी की अपनी जगह है। आरएलडी समाजवादी पार्टी के साथ रहती है तो मजबूत स्थिति में रहती है। तो ऐसे में यहाँ पे कांग्रेस का ये जो वार है कहीं ना कहीं ये है कि ठीक है, अब जाइए वहां पर ताकि समाजवादी पार्टी का एक जो आधार है पश्चिमी उत्तर प्रदेश में वो हट जाए, फिर हम आ जाएंगे मेन भूमिका में। ये सियासत तो नहीं है कहीं? क्या आकलन है आपका? हाँ, देखिए प्रियंका जी, आपको मैं बताऊं, मैंने पहले ही कहा था कि जिस तरीके से ये बराबर की जो राजनीतिक पार्टियां आज की तारीख में, कांग्रेस और समाजवादी पार्टी को मैं लगभग बराबर की राजनीतिक पार्टी मानता हूं, क्योंकि जिस तरीके से कांग्रेस का पूरे भारत के अंदर जनाधार सिमट करके एक समझ लीजिए क्षेत्रीय पार्टी की स्थिति में आ गया, उसी तरीके से समाजवादी पार्टी पूरे उत्तर प्रदेश यानी कि देश के सबसे बड़े राज्य की एक मुख्य विपक्षी पार्टी है। इसलिए मैं दोनों को समान रूप से आंक रहा हूँ। ये जितनी भी पार्टियां इनके बीच में जब गठबंधन बनता है तो प्रियंका जी इनकी स्थिति वो होती है कि दोस्ती पक्की, खर्चा अपना अपना, यानी कि अर्पण का भाव होता है, ना एक दूसरे के प्रति राजनीतिक रूप से भरोसा होता है, ना एक दूसरे के प्रति राजनीतिक रूप से कोई त्याग की भावना होती है। अब यहाँ पे देखिए, जब कांग्रेस को लग रहा था 5 राज्यों के जब चुनाव हो रहे थे और कांग्रेस को ऐसा लग रहा था कि हिंदी बेल्ट के 3 राज्यों के अंदर कांग्रेस कहीं ना कहीं लीड लेके चल रही है, तो मध्य प्रदेश के अंदर जब समाजवादी पार्टी उनके दरवाजे पर बैठी हुई थी, रात को 1 बजे तक भी जब उनके यहाँ ये उनकी बाट जो रहे थे, तो उस टाइम आपने देखा होगा कि कांग्रेस ने क्या कहा, कमलनाथ जी के क्या शब्द थे, अरे यार छोड़ो ना, कौन अखिलेश वखिलेश, मेरी बात को थोड़ा सा काउंट कीजिएगा। लेकिन उसके बाद में जब चुनाव परिणाम आए तो कहीं ना कहीं परिस्थितियां बदल गई। उसके बाद में जब जैसे ही 2024 के लोकसभा चुनाव की रणभेरी बची और उत्तर प्रदेश के अंदर जब समझौते की बात आई, उत्तर प्रदेश के अंदर जब अलायंस की बात आई, तो अब समाजवादी पार्टी जो थी वो आप ये समझ लीजिए बैट उसके हाथ में था। तो जब उनके हाथ में बैट था तो उन्होंने अपने हिसाब से बैटिंग चालू कर दी। उन्होंने क्या करा कि बातचीत के बीच में ही 11 सीटों का ट्वीट कर दिया अखिलेश जी ने कि हमने कांग्रेस को 11 सीटों में हमारा समझौता हो गया। कांग्रेस का जो केंद्रीय नेतृत्व और प्रदेश नेतृत्व हतप्रभ था कि भाई ये समझौता कब हो गया, किसने इसके ऊपर मोहर लगाई, किसने इसके ऊपर बातचीत करी, हमारे को तो कुछ जानकारी नहीं। आपने देखा होगा कि जयराम रमेश जी ने क्या कहा, खड़गे जी ने क्या कहा कि वो हमारे यहाँ तो अशोक गहलोत जी और मुकुल वासनिक जी इस चीज को देख रहे हैं और वो देख करके यानी कि कड़वा घूट पी करके रह गए। तत्पश्चात अखिलेश जी ने बातचीत के बीच में ही बिना कांग्रेस की सहमति के उठा करके और अपनी 16-17 सीटें डिक्लेयर कर दी। तो कहने का तात्पर्य प्रियंका जी, कहीं ना कहीं जब इनके हाथ में बैठा है तो इन्होंने चौके छक्के मारने से अपने आप को चूके नहीं, हर बाउंसर के ऊपर इन्होंने हुक शॉट मारा। अब आज की स्थिति के अंदर आप देख रहे होंगे कि कांग्रेस कहीं ना कहीं बहुजन समाज पार्टी के साथ नजदीकियां बढ़ाती हुई दिख रही है। अब कांग्रेस ये चाहती है कि कहीं ना कहीं जिस तरीके से आरएलडी समाजवादी पार्टी से छिटक गई और इनका एक समझ लीजिए कुछ मिस फायर हो गए हैं, तो अब इसका लाभ कांग्रेस उठाना चाहती है। वो अब कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी को दबाव में ला करके चाहते हैं कि भाई 20-22-25 सीटों के ऊपर हम उनसे झटक लें और इधर पीछे के रास्ते से इन्होंने बहुजन समाज पार्टी के साथ गलबैया बढ़ाना चालू कर दिया। अब कांग्रेस इस स्थिति को भली भांति समझ रही है कि अगर आज बहुजन समाज पार्टी कांग्रेस को अगर हाथ मिला लेती है तो कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी अपने राजनीतिक रूप से सबसे निचले स्तर पे चली जाएगी। क्यों? क्योंकि मैं ये बात क्यों कह रहा हूं,
क्योंकि बहुजन समाज पार्टी के पास जिस तरीके से 18-20% दलितों का वोट इंटैक्ट है, वैसे ही और दूसरा एक जो मुसलमानों का वोट है, अल्पसंख्यकों का 20% वोट है, प्रियंका जी वो वोट उसके साथ जाता है जो बीजेपी को हराता हुआ दिखता है। तो कहीं से आप समझिए कांग्रेस और बहुजन समाज पार्टी का अगर पैसा हो गया तो समाजवादी पार्टी कहीं ना कहीं राजनीतिक रूप से हाशिए पे आ गई। तो अब कांग्रेस अपने खेल में लग गई कि समाजवादी पार्टी को उसका स्थान या उसकी सतह दिखाओ। तो कहने का तात्पर्य ये है कि मैं इसीलिए बार बार कहता हूँ कि इस राजनीति के अंदर कोई किसी का ना परमानेंट दोस्त है ना दुश्मन है। ठीक है, आपकी बात आगे चलिए। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया मनोज उपाध्याय जी, मयंक शुक्ला जी, रोहित अग्रवाल जी, निरंजन पोद्दार जी, आप सभी लोगों का जुड़ने के लिए, अपना समय देने के लिए, इस चर्चा में आने के लिए।